किए गए हैं। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती समारोह पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है। ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा, ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि ये तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है, जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ
टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। इससे पहले बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। पूजा के बाद ही मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में गौ सेवा की और गायों को चारा भी खिलाया है। इस दौरान ही उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से भी बातचीत की और व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है और हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ही अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ जुड़ा हुआ था और आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2019 को ही चुनावी सभा के दौरान सपा नेता आजम खान पर चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद ही 24 अप्रैल 2019 को ही तत्कालीन
एसडीएम ने ही सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सपा नेता आजम खान को आरोपी से मुक्त भी कर दिया। मेरे दोस्त अहबाब जिनमें आज भी अजहर खान तक जेल में है और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण है, सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइशी तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो एक ही शादी के। मैं वजीर था उस वक्त, पहली बार हुआ था, लेबर मिनिस्टर था। मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी की बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की मां की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियां हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो मां ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था मां के, तब मां ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे जिंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के हर जिले में पुलिस और खुफिया एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सीतापुर से लेकर हाथरस, कानपुर, शामली, हरदोई, अलीगढ़ समेत कई जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हर संवेदनशील जगह पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और जहां पर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस संयुक्त रूप से ही वाहनों और लोगों की तलाशी ले रही है। नेपाल बॉर्डर से आने वाले और जाने वाले हर व्यक्ति पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलीगढ़ से, औरैया से, हरदोई से और इसके साथ ही हाथरस से, कानपुर से, सहारनपुर से और इसके साथ ही शामली और अलीगढ़ से, जहां पर पुलिस की चेकिंग लगातार दिखाई दे रही है। सभी आने जाने वाहनों पर पुलिस की सतर्कता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, नजर बनी हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी राज्य अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यूपी में भी अब पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हर किसी से पूछताछ जो है आवाजाही के दौरान लोगों से की जा रही है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस जो है अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, जैसे कल ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में और अब की क्या अपडेट है? अभी तक किसी का खुलासा हो पाया है इस मामले पर? देखिए, आपको बता दें, एनआईए की टीम और तमाम टीमें जो है, जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई है
और हाई अलर्ट जारी होने के बाद यूपी के औरैया में डीएम और एसपी यूपी के औरैया में जो है कपूर रेलवे स्टेशन पड़ता है, तत्काल जो है ये घटना घटने के बाद वो कपूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी सघनता से जांच की, आने जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की जांच की। जी विशाल, अगर बात करें जाए कि बॉर्डर पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है, आवाजाही वाले दौरान ही लोगों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जो आसपास से जुड़े हुए जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों पे बड़ी पैनी निगरानी की जा रही है। माना जा रहा है कि जैसे कि नोएडा और नोएडा से जो है हरियाणा को जैसे जो जोड़ने वाले ये जो मार्ग है, जो बॉर्डर है, इन तमाम बॉर्डर पे जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी निकाय बनाए हुए हैं। पुलिस की भी जो है उस पर निगरानी है। आने जाने वाले सभी वाहनों व जो निकलने वाले जो लोग हैं उन सभी की आइडेंटिफाई की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि इससे पहले जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर अपडेट मिल रही थी, और अब रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में ही हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद बहराइच जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशेष रूप से ही आपको बताते चले कि यहां पर चेक पोस्ट सभी आने जाने वालों की जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। पुलिस और एसएसबी ने दोनों ने मिलकर अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जो इंडो नेपाल बॉर्डर के जो स्पेशली जो छोटे पगडंडी वाले रास्ते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह संभावना वहीं से क्रॉस ओवर करने की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जहाँ से रेगुलर ट्रैफिक चलता है वहाँ तो हमारी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती ही रहती है, लेकिन ऐसे कुछ रास्तों की पहचान हमने की है जहाँ से घुसपैठ होने की संभावना है। तो वहाँ हमने सरप्राइज चेकिंग पॉइंट बढ़ा ली है, वहाँ हमारा नाका है और हम हर आने जाने वाले को 100% इंश्योर होने के बाद में ही अलाउ करते हैं कि हाँ जो आने वाला है वो या तो नेपाली नागरिक है या भारतीय नागरिक है, और उसके पास जो भी सामान है वो बिल्कुल किसी तरह का कोई अवांछनीय सामान नहीं। हाँ, सीसीटीवी तो हाँ, चूंकि हमारा जो ट्रेड और ट्रांजिट रूट रुपेडिया में है वहाँ हमारे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे एएनपीआर सिस्टम लगा हुआ है, एफआरएस सिस्टम लगा हुआ है, वो तो सिस्टम हमारा एक्टिव है ही है। इसके अलावा जंगल पे हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको हमने और ज्यादा एक्टिव कर लिया है, और वहाँ हमारा एक्स्ट्रा हमने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बैठा दिया।